हेलो दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इजिप्ट में 23 लाख लाइमस्टोन और ग्रेनाइट रॉक्स के ब्लॉक को यूज किया गया है। हर एक ब्लॉक का एवरेज वेट 2.5 मेट्रिक टन है, यानी 2500 किलोग्राम, यानी लगभग एक औसतन हाथी के बराबर। मतलब इस पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख हाथी के बराबर के वजन के पत्थरों को घसीट के लाया गया और फिर 146.6 मीटर ऊंची इमारत बनाई गई होगी। कुछ और खास बातें हैं इस कंस्ट्रक्शन में, जैसे जो ग्रेनाइट रॉक्स यूज किए गए इस इमारत को कंस्ट्रक्शन के लिए वो 500 मील दूर से लाए गए थे। रॉक्स की एज इतनी शार्प और प्रिसाइज कट है जो आज के आधुनिक मशीन भी नहीं कर सकती। और इंपॉर्टेंटली कुछ ऐसे रॉक्स के ब्लॉक हैं जो हमारी आज की हैवी ड्यूटी क्रेन्स भी नहीं उठा सकती। और ये लगभग 5000 ईसा पूर्व किया गया था। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जब द्वापर युग खत्म हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई, तो ये कैसे मुमकिन है? बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इजिप्ट के पिरामिड्स की हिंदू माइथोलॉजी से कनेक्शन की थ्योरी पर बात करेंगे। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। पहले हम उन सब की थ्योरीज को देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद हम अपनी थ्योरी देंगे। पहली थ्योरी यह कहती है कि इन ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए 20 से 30 हजार लेबर्स को यूज किया गया था। उन लेबर्स को अच्छा खाना दिया जाता था ताकि वो अच्छे से मेहनत कर सके। वो लेबर्स उन रॉक्स के ब्लॉक को पहाड़ों से काटते और उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट तक लेकर आते और फिर किसी स्लेज की मदद से ये कंस्ट्रक्शन किया जाता। पर इस थ्योरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि टाइम। इतने भारी पत्थरों को तराशना, फिर उन्हें 100 से 800 किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्शन साइट तक लेकर आना, फिर उन्हें 0.0015 प्रिसिशन की एक्यूरेसी में कट देना, बहुत टाइम लग जाता। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन 20 साल में पूरा हुआ था, मैन्युअली ये करना इतने टाइम में पॉसिबल नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस थ्योरी में यह है कि उन लोगों के पास पत्थरों और तांबे के औजार हुआ करते थे, तो क्या पॉसिबल है उन औजारों से इतने परफेक्ट कंस्ट्रक्शन को बनाना? आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट एडल कैलेनी ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने मॉडर्न टूल्स को यूज करके लाइमस्टोन रॉक को परफेक्ट स्क्वायर शेप में ढालने की कोशिश की, पर मॉडर्न टूल्स की मदद से भी यह मुमकिन नहीं हो पा रहा था। मॉडर्न टूल्स जो कि आयरन और स्टील के बने थे, वो भी टूट जा रहे थे। इसलिए यह सोचने वाली बात है कि आज से 5000 साल पहले, जब उस समय के लोगों के पास पत्थरों और तांबे के टूल्स थे, उन्होंने इतनी प्रिसाइज कटिंग कैसे की होगी, वो भी एक या दो नहीं, 23 लाख ब्लॉक्स। एडल कैनेली के हिसाब से लगभग 4 से 5 वर्कर लगे होंगे जो दिन भर इस ब्लॉक को रेडी करते होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि 23 लाख ब्लॉक को रेडी करने में कितना टाइम लगा होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मॉडर्न टूल्स की हेल्प से भी वो परफेक्शन नहीं आ रहा था। साइंटिस्ट ये भी थ्योरी देते हैं कि इन रॉक्स को कंस्ट्रक्शन साइट्स तक लाने के लिए स्लेज की हेल्प ली जाती थी, जिन्हें लोग खींचा करते थे। और ताकि स्लेज इजीली आगे बढ़ सके, इसलिए स्लेज के आगे पानी डाला जाता होगा। पानी रेत पर डालने से फ्रिक्शन कम हो जाता है और हैवी ब्लॉक्स को ले जाने में आसानी होती होगी। पर फिर भी 23 लाख ब्लॉक्स को 800 किलोमीटर दूर से घसीट के लाने में कितना समय लगा होगा, और क्या ये लॉजिकल है? तो फिर कैसे इन ब्लॉक्स को यहां लाया गया और कैसे इतने हैवी ब्लॉक्स को स्ट्रक्चर में ढाला गया, ये क्वेश्चन है। वहीं एक दूसरी थ्योरी ये कहती है कि उन्होंने इन लाइमस्टोन रॉक्स को पिघलाया होगा और फिर सांचों में ढाल के इतने प्रिसाइज रॉक्स पिक्स बनाए होंगे। पर लाइमस्टोन रॉक्स को पिघलाने के लिए लगभग 3000 फ़ारेनहाइट की हीट की जरूरत पड़ेगी, जो बहुत ही ज्यादा है, और ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग वहां से नहीं मिलता। एक और बात जो उनके प्रिसिशन में दिखती है वो ये कि अगर आप पिरामिड के टॉप पर एक कंपास को रखेंगे तो पिरामिड की चारों एजेस एग्जैक्टली अलाइंड टू द कार्डियल पॉइंट विद प्रिसिशन ऑफ 1/15 ऑफ 1 डिग्री। ये इतना परफेक्ट है कि जैसे उनके पास कंपास था और उससे मेजर करके उन्होंने उसको बनाया।
पर 20 साल में उनका आर्किटेक्चर डिजाइन बिल्कुल भी मिसअलाइन नहीं हुआ। आज के मॉडर्न इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी की मदद से भी ये एक बहुत ही टफ काम है। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स का मानना है कि उनके पास एलियन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट रहा होगा और किसी एलियन सभ्यता जो कि हमसे काफी विकसित है, उन्होंने उनकी मदद की होगी विद इक्विपमेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये बात तो हो गई उन थ्योरीज की जो हमें अलग अलग रिसर्चर्स ने दी है, पर मैं आज आपको अपनी थ्योरी दूंगा जिसके हिसाब से सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको हिंदू माइथोलॉजी में मिल जाते हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदू माइथोलॉजी इस वर्ल्ड की सबसे पुरानी माइथोलॉजी में से एक है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं क्या हिंदू माइथोलॉजी में हमें इस बात के संकेत मिलते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में 4 युग होते हैं, कर्ता युग या सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अगर हम इजिप्शियन पिरामिड की कार्बन डेटिंग को चेक करते हैं तो यह पता चलता है कि वो कलयुग के स्टार्ट में बनाए गए होंगे और कलयुग से पहले था द्वापर युग। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि द्वापर युग का अंत श्री कृष्णा का इस लोक को त्यागने के बाद हुआ था। अगर आप द्वापर युग के समय एक हिंदू आर्टिफैक्ट्स को देखेंगे तो वो बहुत ही अद्भुत और एडवांस आर्किटेक्चर है और ये आर्किटेक्चर हमको अलग अलग जगह आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में मिल चुके हैं। कुरुक्षेत्र में आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में महाभारत काल के वेपन्स मिले थे जो कि आयरन के बने हुए थे। इसका मतलब जहां इजिप्ट में लोगों के पास पत्थर और तांबे के औजार थे, वहीं उससे भी हजारों साल पहले हमारे पास लोहे के औजार मौजूद थे। 1963 में आर्कियोलॉजिस्ट को श्री कृष्णा की नगरी द्वारका समुद्र की गहराई में मिली। हिंदू ग्रंथों के हिसाब से द्वारका एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर नगरी हुआ करती थी। जो स्टोन आर्टिफैक्ट्स डिजाइन आर्कियोलॉजिस्ट को मिले उन पर बहुत ही बारीक नक्काशी थी जिन्हें बड़े बड़े पत्थरों पर उकेर कर किया गया था। कुछ रॉक्स के ब्लॉक्स की कार्बन डेटिंग और स्टडी से पता चलता है कि वो ब्लॉक्स अरेबिक एरिया से लाए गए थे और हम ये जानते हैं कि इजिप्ट अरब का सबसे बड़ा देश। इसका मतलब द्वापर युग में इंडिया और अरब देश के बीच ट्रेड रहा होगा और इस बात को झुठला नहीं सकते कि जब ट्रेड होता है तो एक दूसरे की संस्कृति और टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज होती है। कुछ कहानियों के हिसाब से सहदेव जो कि 5 पांडवों में से एक थे ने मिस्र देश पर आक्रमण किया था और उसको जीत भी लिया था। वहीं अगर आप हिंदू वेदों और इजिप्शियन लिटरेचर्स को कंपेयर करेंगे तो उनमें भी काफी सिमिलैरिटीज हैं। भगवान की मान्यता भी इजिप्ट और हिंदू माइथोलॉजी में सेम है। दोनों ही भगवान को 3 लेयर्स में देखते हैं। पहली लेयर जो कि दिव्य रूपी भगवान है, दूसरी जिसमें भगवान ने इंसान का अवतार लिया और तीसरी जिसमें जानवरों को भगवान का रूप बताया गया है। तो ये क्या बस एक कोइंसिडेंस है कि इनमें इतनी सिमिलैरिटीज हैं या इजिप्शियन कल्चर एक्चुअली हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है? महाभारत काल में अरब देश को हिंदुस्तान के नॉर्थ पास से जोड़ती एक इंटरनेशनल हाईवे था जिसे उत्तरापथ कहा जाता था। अरब के ट्राइब्स इसी रास्ते से हिंदुस्तान में आते थे ट्रेड करने के लिए और नॉलेज गेन करते थे और अरब के लोग इंडियन कल्चर से काफी इंस्पायर्ड थे और इस बात को मानते थे कि उनको इंडिया से बहुत ज्ञान मिला है। और यह बात साबित होती है कि बिन ए अख्तब बिन उत्तरुफ की पोयम में जो कि 2000 ईसा पूर्व लिखी गई थी। यह पोयम बोलना शायद मेरे लिए आसान नहीं है पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पोयम में इंडिया को शुक्रिया किया गया है फॉर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड कल्चर जो उनको हिंदुस्तान से मिला। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे हम नकार नहीं सकते वो है किंग हिक्सोस जो कि इजिप्ट के शुरुआती फेरोज में से एक है और जिन्होंने इजिप्ट के कल्चर और आर्किटेक्चर में बहुत योगदान दिया है। हिक्सोस एक्चुअली ईस्टर्न एशिया से कहीं नाइल रिवर के थ्रू इजिप्ट में आए थे और इजिप्ट पर लंबे समय तक शासन किया। महाभारत काल में ईस्टर्न एशिया तक हिंदू माइथोलॉजी का काफी इंपैक्ट था और यह पॉसिबल है कि हिक्सोस अपने साथ ये टेक्नोलॉजी और नॉलेज लेकर वहां गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर सामने आता है कि इजिप्शियन ने कैसे इतने हैवी रॉक्स को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक कैरी किया और फिर पिरामिड को शेप दिया। तो इस बात का जवाब भी हमको इंडियन माइथोलॉजी में मिलता है। सतयुग में श्री हनुमान ने औषधि पर्वत को हिमालय से
श्रीलंका तक पहुंचा दिया था। वहीं द्वापर युग में श्री कृष्णा ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो इसका मतलब अगर कुछ देर के लिए हम ये भूल जाएं कि हनुमान जी या श्री कृष्णा भगवान थे और ये कंसीडर करें कि वो कोई इंसान थे, तो डेफिनेटली उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का ज्ञान था जिससे वो ये भारी चीजों को लेविटेट कर सकते होंगे। आज के मॉडर्न साइंस में रिसर्चर्स ने हैवी बॉडीज को लेविटेट किया है यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और साउंड वेव्स से, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से चीजों को लेविटेट करने की मेथड बहुत पुरानी है, और हो सकता है यही टेक्निक यूज की होगी इजिप्शियंस ने। एक रिसर्च के मुताबिक इजिप्शियंस पिरामिड को यूज किया जाता था टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय रेजोनेटिंग या वाइब्रेशंस ऑन द शाफ्ट्स प्लेस्ड इनसाइड द पिरामिड्स। तो यह भी मुमकिन है कि इन्हीं वाइब्रेशंस को यूज किया जाता होगा साउंड वेव प्रोड्यूस करने के लिए, सो दैट वो हैवी रॉक्स को लेविटेट कर सके कंस्ट्रक्शन साइट पर। और अलग अलग हाइट के पिरामिड इसलिए बनाए गए सो दैट डिफरेंट कैपेसिटी के लेविटेटिंग इक्विपमेंट्स की तरह उन्हें यूज कर सके। ये हमारी थ्योरी है जो लगता है कि लॉजिकल है। आपको क्या लगता है, क्या ये थ्योरी कुछ लॉजिक क्रिएट करती है? अगर हां तो कमेंट जरूर करना। ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन ताकि सब इस थ्योरी को जान और समझ सके। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Till then, bye bye till we come back with another theory.